हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल समीकरण को बैलेंस करना। और अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था जो रासायनिक समीकरण हैं उनको उनके टाइप्स क्या क्या थे। उनके टाइप्स में हमने कुछ टाइप्स पहले डिस्कस कर लिए थी विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन और अपघटन। ये 4 अभिक्रियाएं हम देख चुके थे। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी हम जो देख चुके थे? संयुग्मन देख चुके थे, अपघटनीय, विस्थापन और एक विस्थापन का एक और पार्ट था द्विविस्थापन। ये अभिक्रिया हम देख चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण रिडक्शन और उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। आज हम इन अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आई होप आपको अभी तक का कोई डाउट नहीं आया हो, आपका सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट है हमारा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो यानी मंद और तीव्र। मंद से समझ में आ रहा है धीरे धीरे होती होगी ये रिएक्शन, और तीव्र से समझ में आ रहा है फास्ट होती होगी रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस होती हैं जिन्हें पूरा कंप्लीट होने में आपको कई बार पूरा दिन, कई बार महीने, कई बार साल तक लग जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल सोचिए, आपको आसपास ही मिल जाएगा एक एग्जाम्पल। आपके कोई भी आयरन की, कोई भी लोहे की चीज़ आपने बाहर छोड़ दी, उस पर जंग लगती है। क्या आपने अभी छोड़ी और आधे घंटे बाद जंग लग गई उस पर? नहीं, उसे जंग लगने में कितना टाइम लगता है? वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही तो है। वो आपकी जंग, जो आयरन है, जो लोहा है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, कोई नया कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड बन रहा है, यही हो गई आपकी मंद अभिक्रिया। मतलब उसे कंप्लीट होने में कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने के लिए, जिन्हें पूर्ण होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो होती है मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया समझ में आ गई। एग्जाम्पल ले लो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर आप कह सकते हो लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। अब फास्ट रिएक्शन क्या होती है? स्लो तो हमें समझ में आ गई, मंद तो हो गई जो मंद मंद हो रही है। फास्ट रिएक्शन जो तीव्र है, जो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है पूरा, इतनी फास्ट हो रही है रिएक्शन। मतलब -10⁻⁻10 सेकंड्स, इतने कम टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है? आप कोई भी एसिड जो एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल हो, और ऐसे कोई एक क्षार, बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाओ, वो रिएक्शन इतनी जल्दी करेंगे। वो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज़्यादा, अगर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका क्लोरिक एसिड हो गया, ये एसिड्स होते हैं, इनकी अगर आप रिएक्शन क्षार से, बेस से करवाते हो तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इसका आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखना चाहते हो, एक कोई तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो रिएक्शन कितनी जल्दी जल्दी हो जाती है। ये रिएक्शंस होती है 10⁻12 सेकेंड। इसका अर्धायु काल होता है 10⁻12 सेकेंड्स। तो मतलब इतनी जल्दी वो रिएक्शंस हो जाती हैं, वो रिएक्शंस होती है तीव्र अभिक्रिया। तो इनका एक ही है समझने का, दोनों को आपस में पढ़ने का। स्लो मतलब धीरे धीरे, मंद यानी धीरे धीरे हो रही है रिएक्शन, मतलब इतनी धीरे कि महीने साल लग रहे हैं, और तीव्र इतनी कि भैया 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी इसकी, पहले तीव्र की देख लो। वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती हैं, बहुत जल्दी से हो जाएंगी। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल, जैसे आपको मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग अम्ल, एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन करवाते हैं, तो 10⁻12 सेकंड्स में ये कंप्लीट हो जाती है। These reactions occur rapidly on mixing the reactant. Generally, such reactions are ionic reactions, like the reactions between strong acids and strong base, which gets complete in 10⁻12 seconds. ठीक है, आयनिक रिएक्शन क्यों बोला? आपको बताया अम्ल क्या होता है, अम्ल H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जो H+ आयन और OH- आयन जब रिएक्ट करते हैं ना, तो फटाफट से वो रिएक्ट कर लेते हैं। तो जो आयनों की रिएक्शंस होती है ना, आयनों की जो अभिक्रिया होती है, उसे इसलिए कहा गया है कि जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं, ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए ये बोला गया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देख लो। AgNO3 + HCl, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, AgCl बना प्लस HNO3।
तो आपको समझ में आ गया होगा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होगी हमारी मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया की आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है 4Fe + 3O2 + 6H2O गिव्स 2Fe2O3.3H2O, मतलब आयरन की रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो पानी है, पानी कहाँ से है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है ना, वो वाला पानी, वो रिएक्शन करवाई तो क्या मिला, ये 2Fe2O3.3H2O। ये क्या हुआ, लोहे पे जंग लगने की जो रिएक्शन है ना वो ये है। लोहा, Fe मतलब लोहा, और जो लोहे में जो हमारे वातावरण में जो भी आपकी हवा है, जो नमी है, ऑक्सीजन है, उससे लोहा रिएक्ट करता है और उसमें धीरे धीरे जंग लगती चली जाती है। मैंने आपको बताया कि जंग फटाफट तो लगती नहीं है, कुछ सेकंड्स में जंग लगने में टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं। तो वो जंग लगने की विधि है, ये है आपकी स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है। आपको बस याद करना है इनके एग्जाम्पल्स। स्लो एंड फास्ट तो आपको फटाफट समझ में आएगा स्लो फास्ट क्या है, पर इनके एग्जांपल्स याद कर लेना। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना है, एक स्लो रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस है, वो एक फास्ट रिएक्शन है। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जब आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने एक जनरली वर्ड यूज़ किया था, स्पेशली सामान्यतया। सामान्यतया ये वापस पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर मैंने आपको कहा था सामान्यतया, पर कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं, कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया को वापस विपरीत किया जा सकता है, वापस पुनः पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, उस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको ये लाइन याद नहीं है तो आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो हमने चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखा था, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि सामान्यतया वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वापस कभी रिवर्स नहीं होती, जो बन गया सो बन गया, वो फाइनल प्रोडक्ट। अब ऐसा कोई एग्जांपल ऐसा हुआ जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन मैंने कहा था, कार्बन को जला दिया, कोयले को जला दिया, अब राख मिल गई और CO2 मिल गया। अब जो राख और CO2 है भैया, उसे वापस कोयला थोड़ी बना सकते हो, वो वापस थोड़ी रिवर्स हो सकती है। तो ये हो गई आपकी इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कि हम किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके, चाहे रासायनिक चाहे भौतिक, कोई भी ऐसी क्रिया के द्वारा आप वापस पुनः पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो पदार्थ फाइनल, एकदम फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, अब वापस वो रिवर्स नहीं हो सकती रिएक्शन। वो हो गई आपकी इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये है कि कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, अब कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्या उत्प्रेरक यूज होता है, वो हम बाद में देखेंगे, पर ऐसी कोई रासायनिक क्रिया हो जाए जिसकी मदद से जो पदार्थ बना है, हमारा आउटपुट जो प्रोडक्ट बना है, वो वापस हम ले सकते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली साथ के साथ अगर A + B रिएक्ट करके C + D बना रहे हैं तो C + D वापस रिएक्ट करके A + B बना सकते हैं। वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ठीक है, एक बार इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। In these reactions, reactant react to form products. They only occur in one direction, so they are called irreversible reactions. अब देखो क्या है इसके अंदर, इसमें बताया जैसे कि एग्जांपल है, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, कोयले को जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। अब ऐसा कोई भी तरीका है, ऐसा कुछ है जो कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हमको कोयला मिल जाए? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रही है, हमेशा आगे की तरफ चल रही है, इसे वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता किसी भी तरीके से। उन रिएक्शंस को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, हमेशा आगे की तरफ चलेगी, इसलिए कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में चलती है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। The reactions in which reactants react to form products under same conditions and at same time products also react to form reactants. These reactions are called reversible reaction. देखो इसके अंदर क्या हुआ था, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी टाइम पे उसी कंडीशंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वापस रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट बना देते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो A + B रिएक्शन करी, C और D बना, C और D भी क्या था, उसी वक्त रिएक्शन करते हैं वापस A + B बना देते हैं। तो क्या हुआ, पहले A + B से आगे की तरफ गई, C + D बना, C + D से वापस रिएक्शन पीछे की तरफ आई, A + B बना। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला A + B गिव्स C + D, ये तो हमारी होगी पहली रिएक्शन।
और यहाँ पे एक C+D गिव्स A+B, ये हो गई सेकंड रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रही हैं। अब जो रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, दिख तो ऐसा रहा है लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, COD इधर था, रिएक्शन होके ये यूं A+B बना था, तो चल तो रही है रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, अग्र और प्रतीप अभिक्रिया समझ में आई। जो आगे की तरफ हो रही है, जो पहले जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हो गई अग्र। जो वापस प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं, ये हो गई प्रतीप अभिक्रिया। तो इस तरीके से इसमें दो रिएक्शंस हो रही हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब 2NH3 उसी टाइम पे क्या होता है, वापस डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है और वापस N2 + 3H2 में आ जाता है। तो क्या होगी, पहली रिएक्शन तो हमारी ये हो गई, दूसरी रिएक्शन हमारी ये हो गई। लेकिन अब बात ये है कि जो आपने ये मार्क लगाया ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दिखाने के लिए मार्क ऐसा यूज नहीं करते हैं हम। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दिखाने के लिए हम करते हैं इस तरीके से। ये मार्क आपको याद करना पड़ेगा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दिखाने का तरीका है इस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, ये चीज़ हट जाएगी आपकी एरो, इसका ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा, तो ये आप बन जाती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ में आ गया उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है, आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं लवण और जल। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है अम्ल है, अम्ल क्या करेगा, H+ आयन देगा, और क्षार है वो OH- आयन देगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके तो जल बना लेंगे H2O, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, लवण। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसे उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, बिकॉज ये उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्षार अम्ल के गुणों को काटता है, अम्ल क्षार के गुणों को काटता है, तो जो लास्ट में प्रोडक्ट होता है वो हमें उदासीन मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे कोई अम्ल है, अम्ल ले लेते हैं हम HCl, और कोई क्षार ले लिया NaOH। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, मैंने कहा ना आपको, यहाँ H निकलेगा, यहाँ OH निकलेगा, तो ये करके हो जाएगा H2O तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या होगा, इधर का Cl और इधर Na, ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, H2O बना और NaCl बना। मैंने कहा आपको जल बनेगा और लवण बनेगा, तो ये लवण हो गया और ये जल हो गया। ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इस रिएक्शन के अंदर होता है कि एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और बाद में एक लवण और जल फॉर्म करते हैं। जो ऐसी कोई रिएक्शन होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया की, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल। When acid and base reacts, then salt and water are formed. This reaction is called neutralization reaction. HCl plus NaOH reacts and gives NaCl plus H2O. तो उदासीनीकरण समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये इस चैप्टर की इन इक्वेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये काफ़ी लेंदी है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे भी आपके काम में आने वाला, आपके 11th-12th के अंदर भी काम में आने वाला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पर आई थिंक आपको अभी तक के जितने भी टाइप्स थे, हमारा लास्ट टाइप होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपको जितने भी अभी तक हमने टाइप्स पढ़े हैं वो आई थिंक वो समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें खत्म अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होते हैं, तीव्र एंड मंद अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, और लास्ट हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आज हमने इस तरह की पांच रिएक्शंस पढ़ ली। अब लास्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक सारी इक्वेशन समझ में आ रही होंगी, सारी रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बिल्कुल भी मत भूलिएगा सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।